जब भारत के अलावा किसी दूसरे देश में रेप जैसे अपराध होते हैं तो वहां की पुलिस, वहां की प्रशासन रेपिस्ट को पकड़ते हैं और उसे सजा देते हैं एंड वहां की जो पीड़िता होती है उनको न्याय दिलवाते हैं। लेकिन जब वहीं भारत में रेप होता है तो भारत के पुलिस प्रशासन, नेता, सारे बड़े अधिकारी सब मिलकर उस रेप केस को दूसरे रास्ते में चेंज कर देते हैं, दूसरे तरीके में बदल देते हैं, दूसरे केस में बदल देते हैं। एक रेप केस को वो बता देते हैं कि ये आत्महत्या था। और यही हुआ पटना में नीट छात्रा की रेप हुई थी कुछ दिन पहले, आपको पता होगा। पटना के मुन्ना चौक इलाके में शंभू हॉस्टल है, वहां पे इस हॉस्टल में एक लड़की रहती थी। लड़की नीट की तैयारी करती थी। 6 जनवरी को लड़की अपने कमरे में बेहोश मिली थी। 6 से 10 जनवरी तक उनका इलाज चला और 11 जनवरी को लड़की का देहांत हो गया, उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, सरकारी फाइल में इस मौत को नींद की दवा का ओवरडोज करार दिया गया था। लेकिन असल में केस इससे बिल्कुल उल्टा था। परिजन ने मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई थी, लेकिन पहली बार पुलिस इस बात को मानने से इनकार करती। याद होगा कि पुलिस बोल रहे थे कि ये मौत नॉर्मल हुई है, इसमें कोई रेप जैसी कोई संगीन अपराध की कोई मामला है ही नहीं। इसके बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पुलिस जिस मौत को महज हादसा मान रही थी, उस मौत के पीछे रेप की पुष्टि हुई। मामले में पुलिस और डॉक्टर ने किस प्रकार लापरवाही बरती थी, इसके बारे में बताते हैं हम आपको। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उसके शरीर में प्राइवेट पार्ट्स पर चोट लगी, चोट के निशान है। रेप के दौरान उनके साथ हैवानियत की गई थी। पीड़िता के शरीर पे नाखून से नोचे जाने का गहरे जख्म मिले हैं और जबरन हिंसा की ओर वो सब इशारा करते हैं। रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि 1 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ यौन हिंसा की है। इतना ही नहीं, उसे इंजेक्शन दिए जाने का आशंका भी जताई गई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही चीज आया है। लेकिन पुलिस से लेकर डॉक्टर सब आंखें मूंद कर केस की फाइल को बंद करने की इतनी जल्दी में थे कि एक पीड़िता के साथ रेप की घटना को महज मौत का नाम दे देता है। सोचने वाली बात है कि बिहार की स्थिति कैसी है, हमारे देश में रेप केस पर कैसी चीजें होती है। जिन अफसरों पर, जिन डॉक्टर्स पर ये आरोप लग रहे हैं वो कौन है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। 6 जनवरी को नीट की तैयारी कर रही छात्रा शंभू हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिलती है। हॉस्टल के कर्मचारी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एक हॉस्पिटल से 2 हॉस्पिटल और फिर वहां से तीसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कई हॉस्पिटल के चक्कर लगाए जाते हैं। आखिरकार 11 जनवरी को लड़की की मौत हो जाती है। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक जो घटनाक्रम चला है, इस दौरान पुलिस पूरे सीन से गायब रहती है, आती ही नहीं है। समझ रहे हो, 3-4 हॉस्पिटल चेंज हो गया, यहां से वहां बॉडी को ले जाया गया, लेकिन पुलिस क्या है, पुलिस है ही नहीं। इस दौरान ना तो 2-3 दिन तक हॉस्पिटल सील होते हैं, ना ही कमरा सील होता है, ना बिस्तर, ना कपड़े, ना कोई वीडियो बनाई जाती है, जबकि सबूत इकट्ठे करने का सबसे जरूरी समय यही होता है और इस टाइम पुलिस ही नहीं दिखती है। यह हालत है हमारे प्रशासन व्यवस्था का और इससे हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे पुलिस कर्मियों का हाथ होता है, यहाँ पे इन सब का हाथ होता है कि इस केस को रेप प्रूफ नहीं होने देना है। मौत के मामले को लेकर जब शुरुआती जांच होती है तो पटना पुलिस कहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उससे ज्यादा मात्रा में उसने ज्यादा मात्रा में स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। मतलब देखो क्या बहाना दिया, स्लीपिंग पिल्स वो जानबूझ के खा लेंगे, हो सकता है किसी ने खिला भी दिया, चलो मान लो खा भी लिया हो, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। समझ रहे हो, ओवरडोज बताया गया है। इसके बाद 14 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। उसमें साफ होता है कि यौन हिंसा को नहीं नकारा जा सकता, यौन हिंसा हुआ है। उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि यौन हिंसा को नहीं नकारा जा सकता है और इस मामले में पहला आरोप लगता है डॉक्टर सतीश कुमार पर। प्रभात मेमोरियल की महिला डॉक्टर ने जांच में कहा था कि नींद की दवा का ओवरडोज हुआ है और उसकी वजह से लड़की कोमा में चली गई है। लेडी डॉक्टर ने रेप की घटना को इनकार कर दिया था, लेकिन शरीर पे चोट का निशान बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेडी डॉक्टर का हवाला देते हुए अस्पताल के हेड डॉक्टर सतीश कुमार ने भी उसे रेप का आशंका से इनकार कर दिया था। उसने भी बोला था रेप नहीं हुआ है। समझ रहे हो किस कदर यहाँ पे ये चीजें चल रही थी। अब सवाल ये है कि अगर डॉक्टर सतीश कुमार को लग रहा था कि शुरुआती जांच क्लियर नहीं है तो रिपोर्ट रिजर्व क्यों नहीं रखी गई। दूसरी जिम्मेदारी थाना प्रभारी की है। चित्रगुप्त थाना प्रभारी का नाम रोशनी कुमारी, उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट को आंखें बंद करके अंतिम सत्य मान लिया और कह दिया कि रेप हुआ ही नहीं है। पुलिस की यही रिपोर्ट इस केस का आधार बन गई। भाई सवाल यह कि पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद भी हॉस्पिटल को सील क्यों नहीं किया, हॉस्टल के कैमरे में कोई सबूत क्यों नहीं है, क्यों नहीं जुटाए गए, फॉरेंसिक टीम के जांच को क्यों नहीं बुलाया गया। हालांकि पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि उन्होंने 9 जनवरी को घटना की जानकारी मिली। उन्हें 9 जनवरी को घटना की जानकारी मिलते हुए पटना जैसे शहर में, बिहार का हार्ट है पटना और बिहार के पटना में राजधानी है बिहार की, वहां पे केस होने के 3-4-5 दिन के बाद उन्हें ये जानकारी मिलती है। फिर सवाल उठता है एसएसपी पटना, एसएसपी ने थाना प्रभारी के रिपोर्ट को ही फाइल रिपोर्ट मान लिया, जबकि एसएसपी स्तर पर केस रीअप्रेजल होता है। रीअप्रेजल यानी यह देखा जाता है कि क्या शुरुआती जांच में कोई एंगल छूट तो नहीं गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लापरवाही के इस लिस्ट में अगला आरोप है एसपी पटना पूर्व परिचय कुमार पर। सोचने वाली बात है कि एसपी परिचय कुमार ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सीधे इसे मौत करार दिया है कि नींद की गोली खाने से इनकी मौत हुई है। मोबाइल सर्च में इसकी हिस्ट्री बताई गई है कि उसमें इन्होंने नींद की गोली खाई थी और ये चीजें उन्होंने सर्च करी थी और इसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और फिर बाद में क्या हुआ, वही आशंका कि पुलिस वाले चाहते थे कि इस केस को जबरदस्ती सुसाइड केस बता दें और अंत में वही हुआ, वही साबित हुआ। इसी सवालों के लिस्ट में जो आरोप लग रहे हैं उसमें से अगला नाम आता है आपका एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा का। एसएसपी का काम होता है कि उनके अधीन जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी रिपोर्ट को क्रॉस वेरिफिकेशन करे, क्रॉस वेरीफाई करे और पता करे कि भाई ऐसा हुआ है। खासकर तब जब मामला यौन शोषण जैसे गंभीर मामला हो, गंभीर केस हो।
लेकिन कार्तिकेय शर्मा ने यौन शोषण की संभावना को सीधे खारिज कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी का यह बयान पुलिस के लिए आहज सवाल बन गया। इस कदर लापरवाही बरतने के बाद अब एसआईटी की टीम बनाकर जांच कराई जा रही है। बताओ, इतना सारा लापरवाही हुआ, पुलिस पर इतना प्रेशर पड़ा, तब जाके ये चीजें कर रही है। एसआईटी की टीम बनाई जा रही है। एसआईटी के गठन के तुरंत बाद पुलिस ने सबसे पहले हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार किया ताकि सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी ना हो सके और आगे की पूछताछ की जा सके। डीजीपी को लगातार इस मामले की जांच की मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है, लेकिन यह सब तब क्यों नहीं हो रहा था जब आधे से ज्यादा सबूत या तो धुल गए थे या मिट गए थे। पुलिस तब कहां थी जब परिवार बार बार यौन उत्पीड़न के रेप को आरोप लगा रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर रियासत भी हो रही है। सरकार के खिलाफ विपक्ष मोर्चा खोले हुए हैं। सरकार और पुलिस अब सफाई पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी है, लापरवाही करने वाले अफसरों पर क्या एक्शन होगा? कुछ भी नहीं होने वाला भाई। ये लोग लापरवाही करवाया जाता है और पुलिस का काम होता है निष्पक्ष जांच करना। अब छोटे फॉर्मे को पटना की नीट की तैयारी कर रही है छात्र के रेप और मौत के मामले में सरकार से लेकर पुलिस और डॉक्टर से लेकर हॉस्टल संचालक तक सब सवालों के घेरे में। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एसआईटी बनी है उस जांच के लिए उसने भी उस छात्र के मोबाइल से जो सबूत मिटाए गए हैं यानी व्हाट्सएप चैट्स को मिटाए गए हैं, उनको रिकवर कर लिया है। अब माना जा रहा है कि इस चैट से पुलिस को इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। पुलिस ने यह भी बताया कि छात्र के मोबाइल नंबर की जांच में कई व्हाट्सएप नंबर मिले थे जिनकी चैट डिलीट की गई थी। पुलिस अब इन डिटेल चैट को रिकवर करने के बाद उनकी छानबीन कर रही है। इसके अलावा पुलिस को छात्र के कमरे से एक डायरी भी मिली थी, इस डायरी का भी जांच किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस बात की भी छानबीन कर रहे हैं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पिछले 2 महीने से कौन कौन सी गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी रही है, इसके मालिक कौन थे। मालिक की पहचान के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में पुलिस पर शुरुआत से ही लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। शुरुआत में पुलिस ने पूरे केस को महज मौत का एक मामला बता दिया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसके बाद यह पूरा मामला पलट गया है और पलटना भी चाहिए। और इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद जांच शुरू होने में देरी हुई। परिवार की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अभी इस पूरे केस की एफएसएल रिपोर्ट आना बाकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल उसकी समीक्षा के लिए उस रिपोर्ट को भेजा पटना एम्स के पास और बिहार राज्य के महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान भी ले लिया है। साथ ही साथ मामले पर सियासत भी तेज हो रही है और इन सब के बीच छात्र के हॉस्टल संचालक को गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। पटना में नीट छात्रा की मौत को लेकर पुलिस और सरकार पर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके बीच पटना में एक और घटना घटी है। पटना के एक अन्य हॉस्टल में यानी औरंगाबाद जिले के रहने वाली 15 साल की एक स्टूडेंट की संगठित मौत हो गई है। यह स्टूडेंट भी नीट की तैयारी कर रही थी और परिवार इसे महज मौत मानने से बिल्कुल इनकार वहां पर भी कर रही है। परिवार को शक है कि उनकी बेटी का हत्या की गई है। पटना में हॉस्टल के अंदर बैक टू बैक 2 छात्राओं की मौत होने के बाद यह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि हॉस्टल प्रबंधक की ओर से पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है या नहीं। बाकी इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। लापरवाही करने वाले अफसरों पर क्या एक्शन होना चाहिए, मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, देखते हैं आगे क्या चीजें होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रेप तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचो, बैक टू बैक 2 नीट स्टूडेंट की, 2 नीट छात्रा की, और उस केस को बंद करने के लिए, लिपापोती करने के लिए लोग लग जाते हैं, पुलिस वाले सब इसमें लग जाते हैं, ना कि जो हुआ है उस सच्चाई को जाने और चीजों को सॉल्व किया जाए, बल्कि ये लोग क्या करते हैं, लिपापोती करते हैं। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।